Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal. I am visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class for BCom program semester 3 students. The subject I will take is company law. The whole company law is divided in 5 units. So today we are taking up first unit. तो on an average अगर उसकी वेटेज की बात करेंगे तो 5 यूनिट हैं, तो अगर 75 नंबर का पेपर होता है, इफ इट इज ऑफ 75 मार्क्स पेपर, तो जो यूनिट 1 है वो आपकी 15 मार्क्स की होती है, बट आप लोगों का पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो ऑन एन एवरेज इट विल कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, द कंटेंट इन यूनिट 1, तो वो मैं आपको एक बार बता रही हूँ। इसमें है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है और कंपनी के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज अ कंपनी। द नेक्स्ट टॉपिक इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। देयर आर वेरियस लॉ रिगार्डिंग कंपनीज, जिसमें फर्स्ट इज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट्स। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कंपनीज, जो आपने पहले कभी सुना भी होगा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, illegal association. These are the various types of company about which we will study. Then formation of company, promoters, their legal position, pre-incorporation contract, and online registration of a company. These are the various topics that we will study under this unit. So the books recommended for this are Corporate Law, that is by Anil Kumar. जो आप इसके लिए बुक्स रेफर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। पहली बुक है अनिल कुमार सर की, जिसका नाम कॉर्पोरेट लॉ है। एक है कंपनीज लॉ बाय रीना चड्डा एंड एस चड्डा। इसके अलावा एक और बुक है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ बाय भारत भूषण एंड डी कपूर। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो। बुक आप जरूरी लेटेस्ट लो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर 1-2 साल पुराना एडिशन भी आपको मिलता है तो वो आप उसको लेके यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है पीछे 1-2 साल में। तो लेटेस्ट मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आपको कोई पुराना एडिशन भी मिलता है 1-2 साल पुराना, तो वो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, बट आपको ये एंश्योर करना है कि द बुक विल बी कवरिंग होल ऑफ योर सिलेबस। आपका जो भी सिलेबस है आपको वो मिल गया होगा SOL की वेबसाइट से, तो जो भी बुक यूज करेंगे आप, उसका आपका पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा लेटेस्ट अब एक्ट चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 का चल रहा है वो, तो उसके सेक्शन 2 और सबसेक्शन 20 में आपको बताया हुआ है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो हर एक कोई भी कंपनी, अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेटेड है, या कोई भी पुराने कंपनी लॉ है, जैसे आपने सुना होगा कंपनीज एक्ट 1956, ऐसे अगर किसी और एक्ट के अंदर भी अगर आपकी कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो आपकी कंपनी मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेसर हेने है। प्रोफेसर हेने ने कंपनी के लिए क्या बताया? अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by law, having a separate entity with perpetual succession and a common seal. इसका क्या मतलब है? कोई भी कंपनी if it is an incorporated association, अगर उसका incorporation हुआ है, कैसे? जो हमने अभी ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा था कि it should be incorporated under the act, either in the Companies Act 2013 या कोई भी पुराने Companies Act है, किसी भी एक्ट के अंदर वो रजिस्टर इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, तभी दिस इज द फर्स्ट फीचर कि इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी ऑफ द एक्ट। किसी भी एक्ट के अंदर वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। अगर वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो उसको कंपनी नहीं माना जाएगा।
सेकेंडली विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो आर्टिफिशियल पर्सन वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, इट विल नॉट टेक बर्थ नेचुरली, कि जैसे कोई भी पर्सन है उसका नेचुरल बर्थ होता है, तो कंपनी तो ऐसे नहीं आती है, उसको कौन क्रिएट करता है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे हम कंपनीज एक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर वेरियस लॉज हैं, अलग अलग उसके अंदर नियम कानून है जिसके अंदर कंपनी को बनाया जाता है, बट इट विल एक्ट लाइक अ पर्सन ओनली। ठीक है, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कह रहे हैं कि इट हैज ऑल द पावर्स लाइक अ पर्सन, बट इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ क्रिएट करता है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी मतलब सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कि जो कंपनी है उसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो उससे अलग होते हैं। लाइक कंपनीज के अंदर उसके एम्प्लॉयज होते हैं, उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके डायरेक्टर्स होते हैं, बट द कंपनी हैज इट सेपरेट एग्जिस्टेंस, वो उनसे उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने नाम से, हर एक कंपनी का अपना नाम होता है जिससे वो इस्टेब्लिश होती है, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट्स शेयर होल्डर्स, इट्स डायरेक्टर्स। नेक्स्ट इज विद परपीचुअल सक्सेशन, मतलब कि इट हैज अ लॉन्ग लाइफ, कि उसके अंदर जो भी मेंबर्स है, मेंबर कैन कम, मेंबर्स कैन गो, बट द कंपनी विल रिमेन देयर, कंपनी का कुछ भी नहीं होता। पार्टनरशिप में आपने क्या पढ़ा कि अगर वहां पे पार्टनर्स जो हैं, अगर वो किसी की डेथ हो जाती है या उनमें क्या होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म को वो डिसॉल्व कर देते हैं, बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। इसके अंदर कोई भी इसके मेंबर्स हैं वो आते जाते रहेंगे, किसी की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, बट उस पर कंपनी की एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी विल रिमेन देयर ओनली। एंड द लास्ट इज एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये वैसे पॉइंट्स हम अभी नीचे डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर भी मैं ब्रीफ में बता रही हूँ। कॉमन सील का मतलब कि क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो दे कैन नॉट साइन, क्योंकि हम कह रहे हैं कंपनी के पास सारी पावर है, कंपनी अगर किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में जाती है कि दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उस कंपनी के नाम से होगा, बट ही कैन नॉट सिग्नेचर, बट इट डज नॉट हैव सिग्नेचर्स, ठीक है, वो कोई सिग्नेचर नहीं कर सकती, तो इसलिए वहां क्या होता है, उसकी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील का यहाँ पे मतलब स्टैंप से है कि कोई भी कंपनी है तो उसके नाम की उसमें स्टैंप उसके पास होती है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पे उस कंपनी की स्टैंप लगाई जाती है और जिसपे कम से कम 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और कंपनी को बाइंड कर देता है कि अब क्योंकि इस पे कंपनी की सील आ गई है, 2 डायरेक्टर्स के साइन हो गए हैं, तो कंपनी इज बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी को परफॉर्म करना पड़ेगा, कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप इट इज क्लियर मीनिंग ऑफ कंपनी। तो कोई भी कंपनी जो किसी भी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है, उसकी सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, विच हैज अ लॉन्ग लाइफ एंड अ कॉमन सील, तो जिसके भी अंदर ये सारे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंपनी, उसको कंपनी कहते हैं। अच्छा, लॉ है, लॉ आप पहले भी पढ़ के आए हुए हो, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग कि इसमें आपको सेक्शंस मिलते हैं, हर जगह आपको सेक्शंस मिलेंगे, तो इसमें आपके ऊपर ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शन लिखना ही है, लिखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट गलत नहीं लिखना है। अगर आपको करेक्ट सेक्शन आप याद कर सकते हो तो आप सेक्शन लिखिए, क्योंकि गलत लिखने पर नंबर जरूर कट जाएंगे, नहीं लिखने पर नंबर नहीं कटेंगे पर गलत लिखने पर नंबर कट जाते हैं। तो अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते तो भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स वही जो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में पढ़े हैं। फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स which is created by registration under Companies Act 2013 और एनी फॉर्मर इंडियन कंपनीज एक्ट। तो कोई भी कंपनी, उसका कैरेक्टरिस्टिक कि वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कि जो किसी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई है, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराया गया कंपनीज एक्ट के अंदर, और जिन लोगों ने मिलकर उसको बनाया है, तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो वो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कि किसी भी एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया हो। सेकेंड इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ,
दैट इज अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ क्रिएट करता है, इसका ह्यूमन बींग्स की तरह या नॉर्मल पर्सन की तरह नेचुरल बर्थ नहीं होता है, इसको लॉ क्रिएट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। इट इज क्लोथ्ड विद ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मैंने बताया था कि कंपनी के पास उसकी सारी पावर्स होती हैं, वो अपने नाम से एग्जिस्ट करती है। इट कैन एंटर इनटू एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, सब कुछ उसके अपने नाम से होता है। इट इज नॉट ऑन द नेम ऑफ द मेंबर्स और द अदर पीपल्स ऑफ द कंपनी। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू, वो सब कुछ कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है या कुछ भी खरीद रही है, बेच रही है, तो नॉर्मल पर्सन जैसे सब करते हैं नेचुरल पर्सन, वो ये सब कर सकती है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। कौन सी? इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल, उसको जेल नहीं भेजा जा सकता है किसी भी कंपनी को। टेक एन ओथ, मैरी और प्रैक्टिस अ लर्न प्रोफेशन, तो ये सब काम कोई कंपनी नहीं कर सकती, उसको जेल नहीं भेजा जा सकता, वो कोई लाइक शपथ या जो हम कहते हैं वो नहीं ले सकती, ओथ नहीं ले सकती है, और कोई भी प्रोफेशन वो सीख नहीं सकती कि लाइक वो सोचेगी मैं सीए कर लूँ, आई शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इट कैन नॉट डू these kind of activities. So it is different from that natural person, जो एक natural person कर सकता है, but वो एक company ये नहीं कर सकती है। So these are few exceptions to the rule कि it can do everything which a natural person can do. Third characteristic is independent legal entity. तो independent legal entity वही जो हमारा third point था, it has separate legal entity. A company has legal entity distinct and separate from its constituent members. जो हम इसको शेयर होल्डर्स बता रहे हैं, तो कंपनी की अपनी सेपरेट एंटिटी होती है जो शेयर होल्डर से अलग होती है। The principle of separate legal entity of the company was judicially recognized and clarified by the House of Lords in 1897 in the famous case of Salomon versus Salomon and Company Limited. तो ये वाला जो हम प्रिंसिपल कह रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, ये हमारा जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। मतलब बहुत सारे केस लॉज हैं इसके ऊपर जहां पर इस वाले प्रिंसिपल को यूज किया गया है, जहां ये बताया गया है कि जो भी कंपनी है वो अपने मेंबर्स से अलग एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वहां पर कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी है या कंपनी किसी भी चीज में इन्वॉल्व है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सारी लाइबिलिटी उसके पार्टनर की हो जाएगी, सॉरी उसके मेंबर्स की हो जाएगी, उसके शेयर होल्डर्स की हो जाएगी। नो, वो जो भी लाइबिलिटी है दैट बिलोंग्स टू द कंपनी ओनली, मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर द सेम। तो इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर कंपनी के नाम से कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है तो वहां पर कंपनी को स्यू किया जाएगा। कंपनी के जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, दे आर नॉट लायबल फॉर दैट बिकॉज ऑफ दिस सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये इसके लिए जो हम प्रूव करते हैं, तो ये सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड बहुत फेमस केस है, जो इंडिया में और बाहर कई जगह ये प्रिंसिपल बहुत बार यूज किया गया है। ये वाला जो केस लॉ है, इसको कई जगह यूज करके जो डिसीजंस हैं वो दिए गए हैं। A company is an autonomous body, self-controlling and self-governing. एक independent body, autonomous body मतलब independent है, किसी के ऊपर dependent नहीं है, अपने decision खुद ले सकती है, self-controlling है। It can hold and deal with any type of property of which it is the owner in any way it likes. तो जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है उसको वो कैसे भी डील कर सकती है, जिस तरीके से वो चाहे, वो उसको रखना चाहे, वो उसको बेचना चाहे, या उसके ऊपर वो कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहती है, एनीथिंग दे वांट, तो दे कैन, द कंपनी कैन वर्क इन हिज वे, in a way as it likes. So this is the third feature, separate legal entity, separate from its members. It can enter into contracts, open a bank account in its own name, sue and be sued by its members as well as outsiders. तो वही जो था कि ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होती है। कि अगर यहाँ पे बात करें कि एक एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी के अंदर मिस्टर जॉन है, तो अगर जो कंपनी एक्स है अगर वो किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो कंपनी एक्स के नाम से कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसका शेयर होल्डर या उसके डायरेक्टर के नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।
अपने नाम से कंपनी का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है कि अगर एक्स कंपनी है तो बैंक में उसका जो अकाउंट खुलेगा वो एक्स कंपनी के नाम से ही खुलेगा, उसमें किसी भी मेंबर की जरूरत नहीं है। एंड द मेन थिंग इज कंपनी स्यू कर भी सकती है और कंपनी को स्यू किया भी जा सकता है बाय इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स भी स्यू कर सकते हैं एज वेल एज आउटसाइडर्स, कि कोई भी लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर तो वो जो आउटसाइडर्स हैं, जो उसके क्रेडिटर्स हैं या उसके जो भी लाइक डिवेंचर्स वगैरह जो है, अगर वो पे ऑफ नहीं कर पा रही है टाइमली तो इट कैन बी स्यूड, कंपनी कैन बी स्यूड बाय दोज पीपल। नेक्स्ट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। The corporate property is clearly distinguished from the members' property. कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी से अलग है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी को कुछ भी पे ऑफ करना पड़ता है, कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी अपने जब डेट्स पे ऑफ कर रही होती है तो उसमें सिर्फ कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वही यूज की जा सकती है, मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को कंपनी की प्रॉपर्टी के साथ मर्ज अप नहीं किया जाता। मेंबर्स की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द कंपनी। No member can claim ownership rights in the company's property. तो क्योंकि कंपनी की अपनी अलग प्रॉपर्टी है तो कोई भी मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जता सकता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी को बिलोंग करती है, उसमें मेंबर का कोई लेना देना नहीं है। मेंबर को क्या मिलता है? मेंबर को प्रॉफिट मिलता है, उसको डिविडेंड मिलता है, दैट बिलोंग्स टू द मेंबर्स। बट अगर कंपनी को कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो किसी मेंबर का उसके ऊपर राइट नहीं है, वो अपना उस पे हक जो है वो साबित नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज परपीचुअल एग्जिस्टेंस या परपीचुअल सक्सेशन। जो हमने कहा था कि मेंबर्स तो आते जाते रहते हैं बट उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी विल रिमेन देयर। The company's existence is not affected by the death or insolvency of its partner. तो ये हमारा डिफरेंट हो जाता है पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप में जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि पार्टनरशिप में फर्म को हम डिसॉल्व कर देते हैं, बट यहाँ पर कंपनी जो है वो वाइंड अप नहीं होती। कंपनी कब खत्म होती है? जब उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर उसका चलाना पड़ता है वाइंडिंग अप का, तभी कंपनी को बंद किया जा सकता है। मेंबर्स के आने जाने की वजह से कोई भी कंपनी की एग्जिस्टेंस को खतरा नहीं होता। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। तो क्योंकि ये लॉ ने क्रिएट किया है तो इसकी जो लाइफ को एंड कर सकता है वो भी सिर्फ लॉ कर सकता है, इसके अलावा कंपनी को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। कि मेंबर्स ये सोचें कि नहीं हम अब इसको हमें नहीं चलाना, कि मेरा पार्टनर तो चला गया, मुझे कंपनी बंद करनी है, तो इस ग्राउंड्स पे कंपनी बंद नहीं होती है। देयर शुड बी प्रॉपर ग्राउंड्स ऑन विच लॉ विल टेक डिसीजन कि वेदर वी शुड वाइंड अप द कंपनी और नॉट। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील मैंने बताया था क्योंकि इसकी अपने सिग्नेचर कंपनी खुद नहीं कर सकती है, तो दे हैव अ स्टैम्प बाय इट्स नेम। उसकी जगह उसका सिग्नेचर की जगह उसकी स्टैम्प लगाई जाती है। तो सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लॉ हैज प्रोवाइडेड फॉर द यूज ऑफ अ कॉमन सील। तो क्योंकि वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो इसलिए लॉ ने उसको कॉमन सील प्रोवाइड की है कि वो कॉमन सील यूज कर सकते हैं विद द नेम ऑफ कंपनी एनग्रेव्ड ऑन इट, जिसपे कंपनी का नाम खुदा हुआ होना चाहिए, उस पे उठा हुआ होना चाहिए कंपनी का नाम, एज अ सब्सटीट्यूट फॉर इट सिग्नेचर। उसके सिग्नेचर की जगह कंपनी के नाम की सील होनी चाहिए जो किसी भी डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है बाय द नेम ऑफ कंपनी। Any document bearing the common seal of the company and duly witnessed by at least 2 directors will be legally binding on the company. तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की सील लगी हुई है और 2 डायरेक्टर्स, कम से कम 2 डायरेक्टर्स ने विटनेस किया हुआ, विटनेस का मतलब कि उस पर साइन कर देते हैं, तो वो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो कंपनी के ऊपर लीगली बाइंडिंग होगा। कंपनी को वो जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर जो भी क्लॉज लिखे हुए हैं दैट दे नीड टू फुलफिल। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो हर एक कंपनी में जो ओनरशिप होती है और जो मैनेजमेंट होती है दे कैन बी सेपरेट। ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो सेम ही होंगे। मैनेजमेंट कौन होती है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, डिसीजंस ले रहे होते हैं, वो हमारे मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं।
और ओनर कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होते हैं, जिसमें जिनका स्टेक होता है कंपनी के अंदर। तो दीज आर यूजुअली आवर शेयर होल्डर्स। तो कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनका वहां पर पैसा लगा हुआ है, उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि उसके जो वर्किंग है, जो भी डिसीजंस है, वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता है। तो दे आर सेपरेट, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट इन द कंपनी। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये जो लाइबिलिटी की बात हो रही है, लिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी की। बाकी हमने अभी पढ़ा था कि जैसे पहले हमने पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा था कि जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कि अगर वहां पर कोई भी लाइबिलिटी है तो दे हैव टू यूज देयर पर्सनल एसेट्स आल्सो। बट इन केस ऑफ अ कंपनी द शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। तो उस लिमिटेड की क्या डेफिनेशन है कि उन्होंने जो भी शेयर खरीदा हुआ है, जितनी उस पे अनपेड वैल्यू है, सिर्फ उनकी उतनी ही लाइबिलिटी बनती है, उससे ज्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं है। कि जैसे अगर कंपनी का शेयर 10 रुपए का था, उसपे से अभी उनकी पेड अप कैपिटल 8 रुपए है, तो 2 रुपए बाकी है उस पे। दिस इज द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, 2 रुपीज इज द अनपेड वैल्यू। तो हर एक पार्टनर की कितनी लाइबिलिटी होगी? 2 रुपीज पर शेयर ओनली। उसके पास जितने भी शेयर हैं, तो 2 रुपीज पर शेयर सिर्फ उसकी लाइबिलिटी होगी, उससे ज्यादा कंपनी उससे पैसा डिमांड नहीं कर सकती है। दूसरा, अगर गारंटी कंपनी है, गारंटी कंपनी अगर किसी जो मेंबर्स हैं उन्होंने गारंटी दी हुई है कि अगर कुछ भी होगा तो आई विल पे दैट मच अमाउंट, तो अगर किसी ने कोई गारंटीड अमाउंट बताया हुआ है तो उसकी उतनी ही गारंटी, जितना गारंटीड अमाउंट है उसको उतना देना पड़ेगा। उस केस में हम ये नहीं देखेंगे कि भाई उसका सिर्फ 2 रुपए अनपेड है तो उससे सिर्फ उतना ही पैसा कॉल किया जाएगा, उससे जितना भी उसने गारंटी दी है उतना पैसा उससे डिमांड किया जाएगा। तो द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी हैव लाइबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड। तो जितनी अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स है, सिर्फ उतनी ही उसकी लाइबिलिटी बनेगी, उससे ज्यादा नहीं। और इन केस ऑफ अ गारंटी कंपनी, the members are liable to contribute the sum guaranteed by them। जितना सम गारंटी किया है उतना उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा in case of winding up of the company। तो वो कब मांगा जाएगा? जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, क्योंकि तभी उसको सारे अपने डेट्स जितने भी हैं वो सब पे ऑफ करने पड़ेंगे। तो उस टाइम जो भी उनका अमाउंट होगी, लाइबिलिटी वैल्यू, वो उनसे कंट्रीब्यूट कराई जाएगी। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। The shares of a public company are freely transferable and members can dispose of their shares whenever they like without seeking any permission from the company or other members। तो जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कि मतलब वो एक से दूसरे को इजीली बेचे जा सकते हैं, उसमें किसी की उनको परमिशन की जरूरत नहीं है। कि अगर वो एक मिस्टर एक्स के पास है, वो वाई को देना चाहता है, तो दे कैन इजीली गिव इट टू देम। वहां पर उनको कंपनी से कोई परमिशन नहीं चाहिए या और किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं। However, there are some restrictions on the transferability of shares of private company। तो पब्लिक कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफरेबल है, बट प्राइवेट कंपनी अगर है तो वहां पर उनकी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, वहां पर उनको कुछ परमिशंस लेनी होती होंगी, वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। ठीक है, जो हम कह रहे हैं ऊपर फ्रीली